दोस्तों ये बात 24 नवंबर 2009 की है, जब 26 साल का जॉन एडवर्ड अपने वाइफ के साथ अपने घर आता है और अपने परिवार से मिलने। इसके आने की खुशी में सभी घर वाले पार्टी रखते हैं और कुछ यादगार मेमोरी बनाने का प्लान करते हैं। प्लान ये होता है कि नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे, जो ऊंटा शहर में है। सॉल्ट लेक सिटी के पास यह वही जगह है जहाँ करीब 6 साल पहले एरन रोल्सन की हाथ एक चट्टान से अटक गई थी और वहाँ उसे भूखे प्यासे 5 दिन तक अटके हुए रहना पड़ा था और फिर आखिरकार उसे बाहर निकालने के लिए अपना एक हाथ कटवाना पड़ा। और यह ऊंटा की वही जगह है जहाँ लोग दूर दूर से घूमने आया करते हैं और एक साल में करीब 20 से 25,000 लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने आया करते हैं। एनीवे, जॉन की उम्र सिर्फ 26 साल थी और रिसेंटली इसकी शादी हुई थी इमली के साथ। तो इसका एक बच्चा था और इसकी वाइफ दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी और जॉन अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का मेडिकल स्टूडेंट था। तो सभी घर वालों का प्लान यह होता है कि 24 नवंबर की रात 8 बजे नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे और कुछ घंटे बाद वापस घर लौट आएंगे। लेकिन वहाँ जो होने वाला था यह कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। हालांकि जॉन इस केव में पहली बार जाने वाला था, लेकिन इसे थोड़ा बहुत केविंग की एक्सपीरियंस थी क्योंकि वो अपने छोटे भाई के साथ बचपन में केविंग किया करता था। जनरली नट्टी पट्टी को बिगिनर के लिए सुटेबल माना जाता है और यह इसी चीज के लिए पॉपुलर भी है। जिसे उतनी केविंग की एक्सपीरियंस नहीं होती है वो भी इस केव को आराम से एक्सप्लोर कर सकता है बिना कोई डरे हुए। लेकिन इस केव में एक ऐसा सेक्शन है जो कि काफी चैलेंजिंग है, जैसे कि बर्थ कनाल, जो कि बहुत ज्यादा नैरो और टाइट है, जिसकी वजह से वहाँ एक्सपीरियंस केवर भी अपने बॉडी को स्क्वीज करके निकल नहीं पाते। किसी के हिप्स और शोल्डर वहाँ फंस जाया करते और जितनी भी वो कोशिश कर ले नहीं निकलती और उसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से इस केव को सालों पहले बंद भी कर दिया गया था और ये नट्टी पट्टी केव मार्च 2009 में ही रीओपन हुई थी, कुछ नए रूल्स के साथ। रूल्स ये था कि केवर के अंदर जाने से 21 दिन पहले वहाँ के अथॉरिटी से परमिट लेनी होगी और केवर के हर एक ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस केवर होना कंपलसरी था। जॉन और उसका 13 साल का छोटा भाई जॉस दोनों एक्सपीरियंस केवर थे, तो इससे अंदर जाने की परमिट मिल जाती है और फिर सभी घर वाले मिलकर नट्टी पट्टी केव के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जिसके साइज सिर्फ 30 इंच थी और वह सभी 24 नवंबर की रात 8 बजे केव में घुसते हैं। पूरा ग्रुप केव में एंटर होती है तो पहले 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चलता है और सभी लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन फिर जॉन और जॉस और उसके 2 दोस्त बिग स्लाइड की जगह पर रुक जाते हैं और आसपास में एक मैप देखकर डिसाइड करते हैं कि वो इस केव के सबसे चैलेंजिंग बर्थ कनाल को विजिट करेंगे, जो कि इस केव के सबसे डीपर सेक्शन में है। यह इतना टाइट है कि सिर्फ कुछ ही लोग इस केव को क्रॉस कर पाते हैं और यह माना जाता है कि यहाँ एक लॉन्ग टाइप पैसेज है और अगर इसे क्रॉस कर गए तो एंड में एक और लंबा टाइट पैसेज आएगी और अगर उसे भी क्रॉस कर गए तो एंड में एक छोटी सी थोड़ी सी रूम मिलेगी जहाँ आपको टर्न होने का मौका मिलेगा और फिर वहीं से आप टर्न होके वापस आ सकते हो। हालांकि ये इतना टाइट है कि इसमें एक्सपीरियंस केवर को भी घुटन होने लगती है और वो पैनिक हो जाते हैं। जॉन और उसका छोटा भाई जॉस जो इसके पीछे आ रहा था, उन्हें बर्थ कनाल मिल जाती है और वो दोनों बर्थ कनाल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इसमें गलती ये होती है कि जॉन और जॉस जिस रूट से घुसे थे वो बर्थ कनाल की रूट थी ही नहीं। जॉन और जॉस एक्चुअली में गलत रूट में घुस चुके थे, जिसके बारे में इन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। जॉन 15 फीट आगे मूव करता है और इसी बीच इसके सामने कई सारी चट्टानें भी आती है। हालांकि जॉन हेल्दी था, अपने प्राइम टाइम में था, तो वो अपने बॉडी को डिफरेंट ओरिएंटेशन में मूव कर सकता था। अपने शोल्डर, अपने कमर एंड दोनों अपने पैर को प्रॉपर डायरेक्शन में फोल्ड करके वो आगे मूव करता है और जॉन अब कॉर्क स्क्रू के रूट में आ चुका था और जिस तरह से जॉन आगे बढ़ रहा था पैसेज और भी टाइट होते जा रहे थे और अब तो वह वापस भी नहीं मुड़ सकता था क्योंकि वो पैसेज एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइट थे और इसे लग रहा था वो बर्थ कनाल में है। और इसके अकॉर्डिंग जैसे इससे पता था कि एंडिंग में एक स्मॉल रूम आएगी और टर्न होने का मौका मिलेगा, इसलिए वो आगे बढ़ता जाता है और यही जगह थी जहाँ चीज़ें और बिगड़ जाती है। और अब तक वो कॉर्क स्क्रू के एरिया में आ चुका था। इस कॉर्क स्क्रू एरिया में क्रॉस करने के लिए केवर को बहुत छोटे और फ्लेक्सिबल होने की जरूरत पड़ती थी और सिर्फ कुछ ही लोग अपने स्किल की मदद से इसे क्रॉस कर पाते हैं और वहाँ केवर को 90 डिग्री बैंड होना होता है लेफ्ट की साइड। अब तक जॉन इस स्मॉल एरिया से टर्न हो चुके थे और इसके बाद वो मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन में पहुंचते हैं। 5 साल पहले एक 16 साल का लड़का ब्रॉक क्लार्क यहीं कॉर्क स्क्रू सेक्शन में अटक गया था, जिसका हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच था और वेट 63 kg था और उसे रेस्क्यू करने के लिए 14 घंटे लगे थे। जॉन भी यही एग्जैक्ट स्पॉट पर पहुंच गया था
जबकि इसकी हाइट 6 फीट थी और वेट 90 केजी थी। यहाँ पर इसके अपने बॉडी को टर्न करके वापस लौटने की कोई ऑप्शन नहीं थी। इतनी कॉम्पैक्ट स्पेस की वजह से वो ना चाहते हुए भी लेस एरिया की तरफ आगे बढ़ता है, खुद को स्क्वीज करते हुए। हालांकि ये एरिया टाइट थी, तो जॉन को लग रहा था कि ये बर्थ कनाल की सबसे टाइट जगह है, मतलब कि आगे एक बिगर स्पेस आएगी और वहाँ इसे टर्न होने का मौका मिलेगा। और वो अपने स्टोमक को प्रेस करते हुए रॉक के सहारे आगे बढ़ता जाता है। वो मूव कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जमीन से एग्जैक्ट नीचे की ओर। जॉन को पता नहीं था वो कहाँ पहुँच चुका है, जहाँ आज तक किसी ने भी क्रॉस नहीं किया। वो कंप्लीट एक नई जगह पर था। एक्सट्रीमली टाइट और अनकंफर्ट बॉडी पोजीशन होने के बावजूद भी जॉन कूल होने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि आगे कोई एक ओपनिंग जरूर मिलेगा और फिर वो तभी स्पीड में नीचे गिरने लगता है और खुद को अपने हाथों से पकड़कर जोर से चिल्लाता है अपने भाई की ओर और कहता है, जॉस तुम इधर मत आओ, मुझे फॉलो मत करो। अपने कंधे के सहारे इसे आगे बढ़ना जरूरी था बाहर निकलने के लिए। और तब तक जॉन को अपने हेडलैम्प से एक होल की ग्लिम्स दिखाई देती है। एक होल है फ्लोर में, शायद उसके अंदर बड़ा स्पेस हो सकता है और जॉन के अंदर एक उम्मीद जगती है। लेकिन यह जॉन की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। वो आगे बढ़ता है और अपने सर को होल में डालता है और एग्जैक्टली वो जिस टनल में जा रहा था वो अननोन थी और अब वो पहुंच चुका था इवन और भी टाइट स्पेस में। और जैसे कि उसने सोचा था कि आगे ओपनिंग मिलेगी, लेकिन आगे रास्ता बंद थी। यह पूरे केव के पैसेज की एंडिंग थी। इस जगह की स्पेस 18 बाय 1 इंच थी, मतलब कि एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी। वो कम्प्लीटली अपसाइड डाउन पोजीशन में था, मतलब कि सर नीचे और पैर ऊपर और नियर 70 डिग्री एंगल में मुड़ा हुआ भी था। वो खुद को ऊपर पुश करने की कोशिश करता, बट दिस होल वॉज एग्जॉस्टिंग। इसके एक हाथ यूजलेस पोजीशन में फंसे हुए थे और दूसरा हाथ इसके चेस्ट की ओर मुड़ा हुआ था। वो दीवार के सहारे खुद को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे जल्दी रियलाइज हो जाती है कि इसके सारे मेहनत के बावजूद भी वो मूव नहीं कर सकता और इसके पैर भी होल के सबसे स्मॉल साइड में फंसे हुए थे। वो जॉस को दोबारा चिल्लाता है, जबकि जॉस इसके पीछे ही था कॉर्क स्क्रू पाथ पर। लेकिन वो अपने भाई की तरह इस एरिया से क्रॉस नहीं करता, बल्कि वो अपने फीट को आगे करता है और फिर अपने सर को पीछे रखता है ताकि वो आगे से आसानी से रिटर्न हो सके। इसे जॉन की आवाज कंटिन्यू सुनाई दे रही थी और फाइनली पहुंचता है वो उस जगह पर जहां वो देखता है कि जॉन एक होल में घुसा है और होल ने इसे पूरा निगल लिया है और उसकी सिर्फ 2 पैर ही दिख पा रही है। वो जॉन के दोनों पैरों को अपने पैरों से पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर फ्रिक्शन की वजह से ग्रिप छूट जाती है और जॉन फिर वापस इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है। और बार बार ऐसा करने से कुछ नहीं हो पा रहा था और इस सिचुएशन में दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जॉस को यह बात समझ में आ चुकी थी कि यहाँ प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद लेनी होगी और दोनों के बीच में ये डिसाइड होती है कि जॉस बाहर जाएगा मदद लाने के लिए और जॉन यहाँ अपनी पूरी कोशिश करेगा रिलैक्स रहने की और धीरे धीरे सांस लेने की, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी। खैर, जॉस केव से बाहर आता है और सभी को इसकी जानकारी देता है और रेस्क्यू टीम को बुलाई जाती है यहाँ पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में था और रेस्क्यू डॉक्टर का मानना था कि अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने की वजह से वो सिर्फ 8 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है और फिर उसके बाद सारी ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाएगी और इसे कार्डियक अरेस्ट आ सकती है। जॉन के रेस्क्यू के लिए सबसे पहले एक फीमेल रेस्क्यूअर अंदर जाती है जिसका नाम था सूसी और वो अपने पैरों में रस्सी बांधकर अंदर घुसती है ताकि वो अंदर जाकर अटक ना जाए। इसकी हाइट सिर्फ 5.3 थी, जिससे सूसी को कॉर्क स्क्रू एरिया में क्रॉस करने में बहुत आसानी हो जाती है और रात को 12:30 बजे जॉन से मिलती है। और अब तक जॉन को वहाँ फंसे हुए 9 घंटे हो चुके थे। हाय जॉन, माय नेम इज सूसी, हाउ इट्स गोइंग? हाय सूसी, थैंक यू फॉर कमिंग, बट आई रियली वांट टू गेट आउट। ओह नो वरी जॉन, यू आर गोइंग टू बी एग्जिट। जॉन को यह प्रोफेशनल हेल्प देखकर लग रहा था कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन वो गलत था। सूसी ये देखकर समझ चुकी थी कि ये सिचुएशन जितनी बुरी दिख रही है ये उससे ज़्यादा बुरी है। सूसी रस्सी से जॉन के पैरों को बांधती है और खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रोप में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी जिससे वो इफेक्टिवली रस्सी को खींच नहीं पाती। सूसी सब कुछ कोशिश करती है जितना वो कर सकती थी, जैसे कि उसके जींस को फाड़ती है जिससे और जगह क्रिएट हो जाए, लेकिन वो भी 2 घंटे में फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे भी यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। बाहर सभी रेस्क्यूअर मिलकर जॉन को बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाते हैं। डिसीजन ये ली जाती है कि वहाँ एक पुलिस सिस्टम इंस्टॉल की जाएगी एंड देन एक मशीन से उसे खींचा जाएगा, क्योंकि 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क भी कॉर्क स्क्रू एरिया में अटक गया था तो उसे पुलिस सिस्टम से ही निकाला गया था। इक्विपमेंट के सभी पैसेज को कॉर्क के दूसरे साइड ले जाने में घंटों लग रहे थे और टनल एक्सट्रीमली टाइट थी
और सिर्फ छोटे टूल को ही अंदर ले आया सकता था और असिस्ट करने के लिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता था और उस पर्सन को कद में छोटा और फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी था ताकि अच्छे से क्रॉस कर पाए। यह कोई सिंपल सिचुएशन नहीं थी और हर एक पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल होने में घंटों तक टाइम लग रहे थे और इसी दौरान केवर जॉन से बात करके जॉन को रिलैक्स रखने की कोशिश भी कर रहे थे। जॉन को वहाँ अटके हुए अब 12 घंटे हो चुके थे और वो अपनी पूरी रात अपसाइड डाउन पोजीशन में रहकर गुजारता है और साथ ही एक बॉडी की अपनी एक फिजिकल लिमिटेशन होती है ऐसे पोजीशन में रहने के लिए और वो उस लिमिटेशन को भी पार कर चुका था। उसके 90 किलो की शरीर ग्रेविटी के प्रेशर से लड़ रही थी, उसके ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी होने लगी थी और धीरे धीरे इसकी सांसें रुक से रही थी। फैमिली के लिए जॉन को ऐसी हालत में देखना बहुत दर्दनाक थी, लेकिन वो भी हेल्पलेस थे और ड्रिल करते हुए रेस्क्यूअर भी एग्जॉस्ट हो रहे थे। रेस्क्यूअर को पता था कि जब वो चाहे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यही चीज जॉन की किस्मत में नहीं थी। वह परेशान था और अपने चेस्ट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था जिससे वो सांस ले सके और वहाँ हवा में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो रही थी। और अब इतना टाइम बीतने के बाद जॉन के पास एक वाइड टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है और दूसरी साइड में जॉन की वाइफ एमिली उससे बात करती है और जॉन को इनकरेज करने की कोशिश करती है और जॉन भी अपने वाइफ को दिलासा देता है कि मैं यहाँ से जल्द बाहर निकलूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तक शाम के 4 बज चुके थे और जॉन के यहाँ 18 घंटे पूरे हो चुके थे और अब पुलिस सिस्टम भी लग चुकी थी और मूव करने के लिए तैयार थी। एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान था वह कैब में घुसता है और जॉन के पास पहुंचता है। रियान कहता है, हाउ आर यू जॉन? इट सक्स आई एम अपसाइड डाउन। इट सक्स आई एम अपसाइड डाउन। आई कांट बिलीव आई एम अपसाइड डाउन। माई लेग्स आर किलिंग मी। रियान देखते हैं कि बॉडी ओपनिंग के सबसे नैरो साइड में फंसी है तो वो सबसे पहले उसे ठीक करते हैं और फिर वो उसके पैरों को रस्सी से बांधकर खींचते हैं। लेकिन जॉन के पैरों को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। वो जब भी खींचता तो जॉन उसे रोकने को कहता क्योंकि इसके नर्व्स अब अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुकी थी और फिर वो दोनों कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं और फिर वो दोबारा कोशिश करते हैं और अब तक ऐसा लग रहा था कि पुलिंग सिस्टम अब काम कर रहा है। जॉन अब ऑलमोस्ट इतना ऊपर उठ गया था कि वो रियान को एक्चुअली देख सकता था, उससे आई कांटेक्ट कर सकता था और फिर रियान जॉन को ट्यूब में एनर्जी ड्रिंक्स देता है। इसी तरह अब 19 घंटे बीत चुके थे। यह चीज़ें बहुत स्लोली हो रही थी और इसमें काफ़ी एफर्ट भी लग रही थी। हालांकि एक काइंड ऑफ प्रोग्रेस तो हो रही थी, लेकिन अभी उसे निकालना काफ़ी मुश्किल था। जॉन के पैर ऊपर के सीलिंग को हिट कर रही थी और उस पैसेज में उसे अपने पैर को ट्विस्ट करना इम्पॉसिबल थी। तो रायन फाइनली डिसाइड करता है कि वह इसके पैर को तोड़ देगा और यही बीच यहाँ पर ऐसी अनइमेजिनेबल चीज़ होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरी सिस्टम फेल हो चुकी थी। एक बोल्ट जो ड्रिल की गई थी दीवार में वो दीवार से निकल जाती है और वह सीधा रायन के सर पर जाकर लगती है जिससे रायन अनकॉन्शियस हो जाता है और जॉन जो आधा ऊपर उठ चुका था वो वापस स्लिप होकर इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है और अब इसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था। यह मोमेंट जॉन जोनास की फाइनल किस्मत थी। अब शायद वो कभी बाहर नहीं आ सकता था और रायन जब होश में आता है तो उसके सर से खून बह रही होती है। वह पूरा कंफ्यूज हो चुका था कि यहाँ पर क्या हुआ। रियान को वहाँ से बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उसकी जगह जॉन के फादर डेव ले लेते हैं और उस टूटे हुए पुलिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए 1 और घंटा लग जाता है। डेव रस्सी से जॉन की बॉडी को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेव वहाँ जितनी भी देर रहते हैं उसमें जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। यह पूरा ऑपरेशन जॉन के बिना हेल्प की नहीं हो सकती थी। यह पॉसिबल नहीं था कि एक 90 किलो का इंसान स्केप से बाहर निकल सके बिना उसकी मदद के। और जब डेव जॉन को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहे थे तो वह खुद भी 15 मिनट तक वहाँ अटक गए थे और आखिर में वो भी वहाँ परेशान हो जाते हैं और थक हार कर वह वहाँ से बाहर आ जाता है। अब ब्रेंडन कॉल्स एक नए रेस्क्यूअर के तौर पर उसकी जगह ले लेते हैं और फिर वहाँ एक टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है जिससे उसकी फैमिली उससे बात कर सके। लेकिन ब्रेंडन जो देख पा रहा था वह एमिली नहीं देख पा रही थी। जॉन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और पता नहीं वह यह बात सुन भी पा रहा था या नहीं। कुछ घंटे पहले तक जॉन के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब वो भी शांत हो चुकी थी। रेस्क्यूअर टीम एक एरिया में ग्रुप बनाकर डिसाइड करते हैं कि शायद जॉन मर चुका है और इसलिए पैसेज में मेडिकल प्रोफेशनल्स को भेजेंगे जिससे कंफर्म हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेडिकल प्रोफेशनल कंफर्म करते हैं कि जॉन मर चुका है। 25 नवंबर 2009 की रात 11:56 में ऑफिशियल कंफर्म कर दी जाती है कि जॉन एडवर्ड जोन्स ऑफिशियली मर चुके हैं। 120 रेस्क्यूअर ने बैक टू बैक 27 घंटे कोशिश करी जॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन जॉन के अपसाइड डाउन पोजीशन होने की वजह से यह इम्पॉसिबल था। जॉन अपने लाइफ के आखिरी 27 घंटे एक एक्सट्रीमली इन्वर्टेड पोजीशन में बिताई, जबकि डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया था कि वह सिर्फ ऐसी हालत में 10 घंटे तक ही जी पाएंगे।
ये वाकई काबिले तारीफ है। जो भी रेस्क्यूअर अंदर जॉन तक गए वो सच में एक हीरो थे। वो जानबूझकर ऐसे जगह पर मदद करने गए जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता था वो कितनी रिस्की है। उसी में एक रेस्क्यूअर मीडिया को बताते हैं कि यह उसको 29 साल की रेस्क्यू करियर की टफेस्ट रेस्क्यू थी और वो इस रेस्क्यू में हार गए। जॉन की वाइफ ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसके हस्बैंड एक सिंपल मिस्टेक की वजह से मारे गए, मगर अफसोस यह सच था। अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रही थी जॉन की बॉडी को केव से बाहर निकालने के लिए। फर्दर डिस्कशन के बाद डिसाइड की जाती है कि यह करना काफ़ी डेंजरस होगी रेस्क्यू टीम के लिए और फाइनली डिसीजन ली जाती है कि एंट्रेंस को ही कंक्रीट से सील कर दी जाएगी और जॉन की बॉडी हमेशा के लिए वहीं दफन रहेगी। और एक हफ्ते बाद पूरे नट्टी पट्टी केव को हमेशा के लिए सील कर दी जाती है और जॉन की फैमिली एंट्रेंस पर एक फ्लैग लगाती है जॉन की याद में। जॉन एडवर्ड जॉन 1983 to 2009।